अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये ओशा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का लास्ट टॉपिक जो था वो हाफ रिकॉर्ड हुआ था। अब बाकी का जो हिस्सा है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का ओशा कोर्स के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इससे हैज़र्ड्स क्या हैं और कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। आज उससे आगे हम चलेंगे। इफ इलेक्ट्रिक्यूशन अकर्स, ठीक है, अगर बिजली से झटका लग चुका है, इंडिविजुअल को उसने हिट कर दिया है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है। नंबर 1, कॉल फॉर हेल्प। आपने मदद के लिए बुलाना है किसी भी जो भी उस टाइम पे आपको असिस्टेंस के लिए आपका डेजिग्नेटेड लोग होंगे वो हो सकते हैं, उसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज हो सकती हैं। डू नॉट टच द विक्टिम और द कंडक्टर। आप कंडक्टर या विक्टिम को टच नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी सूरत में आप भी विक्टिम हो सकते हैं। शट ऑफ द करंट एट द कंट्रोल बॉक्स। इफ द जहाँ से आपका करंट आ रहा है तो कोशिश करें जो मेन उसका सोर्स है उसको बंद कर दें। If the shut-off is not immediately available, use a non-conducting material to free the victim. अगर शट ऑफ पॉसिबल ना हो तो ऐसी सूरत में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके उससे आप विक्टिम को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इफ नेसेसरी एंड यू नो हाउ बिगिन CPR व्हेन करंट इज स्टॉप। जब करंट वगैरह स्टॉप हो जाए तो आप CPR कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन जो है आपने बेसिकली वो स्टार्ट कर देनी है। इन डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी नेवर एक्सीड योर एक्सपर्टीज। कभी भी बिजली के साथ, आग के साथ का जब भी आप डील कर रहे हो तो इसमें कभी भी आपने इस हद से ज्यादा नहीं जाना जहां पर आपकी एक्सपर्टीज खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी काबिलियत नहीं है तो जिस हद तक आपकी काबिलियत है तो आपने उसी हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, या इलेक्ट्रिक जो विक्टिम है उसको उसी हद तक आप असिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिकल बर्न्स, अब जो बिजली से जल जाते हैं, मोस्ट कॉमन शॉक रिलेटेड नॉन फैटल इंजरी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी होती है जिसमें करंट शॉट वगैरह लगता है या ऐसी बर्न इंजरी के नतीजे में ये जानलेवा साबित नहीं होती। अकर्स व्हेन यू टच इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इक्विपमेंट दैट इज इम्प्रॉपरली यूज्ड और मेंटेन्ड। ये तब होगी जब आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग या इक्विपमेंट जो है वो इम्प्रॉपरली यूज्ड हो रही है, मतलब उसका जो इस्तेमाल है उसको उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा या गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। टिपिकली अकर्स ऑन द हैंड्स, ज्यादातर क्योंकि हमारा इंटरेक्शन हाथ से हो रहा होता है इसलिए ये हाथ पे ज्यादातर हिट करते हैं। सीरियस इंजरी दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। मोस्ट इलेक्ट्रिकल मिसहैप्स आर कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स। ठीक है जी, अब आपके पास जो इसके फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट, जिनकी वजह से आपको कोई भी वर्क प्लेस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। मोस्ट नंबर 1, अनसेफ इक्विपमेंट एंड आर इंस्टॉलेशन। गैर महफूज इक्विपमेंट जिसके अंदर कोई भी वायर जो थी, कोई भी आपकी केबल जो थी वो क्या थी, नेकेड थी, जिससे इंटरेक्शन होने के नतीजे में करंट लगा। वर्क प्लेस इज मेड अनसेफ बाय द एनवायरमेंट। अनसेफ वर्क प्रैक्टिसेस, गैर महफूज तरीके से वर्कर काम कर रहा है। ट्रिप सर्किट ब्रेकर्स आर ब्लोन फ्यूजेस, ठीक हो गया। वार्म टूल्स, वायर्स कार्ड। वार्म टूल्स भी कब होंगे, जब एक्स्ट्रा उनके ऊपर वोल्टेज पड़ेगी, प्रेशर पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में ये वायर्स जो हैं वो वार्म टूल्स, ठीक है, तो ऐसी सूरत में करंट उनमें से पास हो सकता है। वायर्स कार्ड्स कनेक्शंस आर इन जंक्शन बॉक्सेस। GFCI डेट शट्स ऑफ अ सर्किट, ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट ये सर्किट जो होता है। वॉर्न और फ्रेड इंस्टॉलेशन, फटी पुरानी जो आपकी इंसुलेशन होगी, कैसी, क्या आपने इंसुलेशन बेसिकली बोलते हैं कवर अप को, आपने अक्सर देखा होगा कोई भी तार होती है उसके अंदर मटेरियल मौजूद होता है, उसके ऊपर रैप अप किया जाता है। वो जो रैप अप किया जाता है तो वो कई दफा मटेरियल कट हो जाता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आपकी बाहर आ सकती है या उससे इंटरेक्शन के नतीजे में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओवरलोड हैजर्ड्स,
जब ये ज्यादा हो जाएंगे। इफ टू मैनी डिवाइसेस आर प्लग्ड इनटू अ सर्किट, जो कि अक्सर होता है कि आप एक ही पॉइंट पे काफी सारी हैवी डिवाइसेस लगा देते हैं तो वहां पे ओवरलोड की वजह से प्रॉब्लम आती है। द करंट विल हीट द वायर्स टू अ वेरी हाई टेम्परेचर विच में कॉज अ फायर, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और आग लगने का खदशा है या आग लगेगी। इफ द वायर इंसुलेशन मेल्ट्स, आर्किंग में अकर and cause a fire in the area where the overload exceeds even inside a wall। अब क्या होता है कि इंसुलेशन अगर मेल्ट होगी या पिघल गई तो आर्किंग क्या होता है, आर्किंग में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये जंप करके करंट आपको जो है ना लग सकता है। इस हवाले से अगर आपने आर्क इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मजीद जानना है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो निबोश के अंदर हमने टॉपिक डिस्कस किया, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आर्किंग में अकर एंड कॉज अ फायर इन द एरिया वेयर द ओवरलोड एग्जिस्ट इवन इनसाइड अ वॉल। इवन वॉल भी आपने देखा है अक्सर अर्थ हो जाती हैं। उसका इशू क्या होता है, उसका इशू यही होता है कि आपका जो मेल्ट हो जाता है तो आर्किंग के नतीजे में ऐसा शुरू हो जाता है। अब जी प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, इंसुलेशन मैं पहले बता चुका हूं। किसी भी चीज को रैप अप कैसे, चेक इंस्टॉलेशन प्रायर टू यूजिंग केबल्स टूल्स और इक्विपमेंट। ठीक है, आप इंसुलेशन देखेंगे कि बाकायदा किसी जगह से खराब तो नहीं, किसी जगह से डैमेज तो नहीं, वायर वगैरह। रिमूव फ्रॉम सर्विस एनी टूल और इक्विपमेंट विद डैमेज इंसुलेशन, तो फौरन उस इक्विपमेंट या टूल को हम रिमूव कर देंगे, उससे कोई काम नहीं लेंगे जिसकी इंसुलेशन डैमेज है। कैबिनेट्स, बॉक्सेस एंड फिटिंग्स, जंक्शन बॉक्सेस, पुल बॉक्सेस एंड फिटिंग्स मस्ट हैव अप्रूव्ड कवर्स। अनयूज्ड ओपनिंग्स इन कैबिनेट्स, बॉक्सेस एंड फिटिंग्स मस्ट बी क्लोज, नो मिसिंग नॉकआउट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्या है, ग्राउंडिंग क्रिएट्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ फ्रॉम अ टूल टू द अर्थ टू डिस्पर्स अनवांटेड करंट। ग्राउंडिंग में क्या होता है कि लो रेजिस्टेंस पाथ के जरिए अर्थ का जो करंट, वो टूल के जरिए जो उसमें ज्यादा करंट आ जाता है तो उसको अनवांटेड करंट को अर्थ में, जमीन में डिस्पर्स, फैला दिया जाता है, जिसके नतीजे में आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सर्किट पूरा करने के लिए वो आपको अपनी लपेट में नहीं लेगी। When a short or lightning occurs, energy flows to the ground, protecting you from electrical shock, injury and death। ठीक है जी, तो क्या होता है इस ग्राउंडिंग के नतीजे में, लाइटिंग अकर्स होगी, एनर्जी ओवरफ्लो होती है तो वो ग्राउंड में चली जाएगी, वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगी, आपको नुकसान नहीं देगी। आगे जी GFCI, ग्राउंडेड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टेड, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में आता है, ये आपके सामने मौजूद भी है। The ground fault circuit interrupter or GFCI is a fast acting circuit breaker designed to shut off electric power in the event of a ground fault within as little as 1 hour 40th of second। ठीक हो गया, ये फास्ट एक्टिंग सर्किट ब्रेकर होता है, तो फौरन से किसी भी चीज को बंद कर देगा फौरी तौर पर, मतलब 1 सेकंड के 40वें हिस्से में ये उसको बंद कर देगा और इसके नतीजे में हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉक का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेफर प्रैक्टिसेस, इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, टूल्स प्लग्ड इनटू इम्प्रॉपरली ग्राउंडेड सर्किट्स में बिकम एनर्जाइज्ड। जी, अगर ग्राउंडेड भी प्रॉपर नहीं होगी तो उसके अपने हैजर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रोकन वायर आर प्लग्ड ऑन एक्सटेंशन कॉर्ड, सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली वायोलेटेड ओशा स्टैंडर्ड, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक टूल्स, अब वो कौन से हाथ से इस्तेमाल होने वाले टूल हैं, जो इलेक्ट्रिक टूल्स हैं जिनसे आपको इलेक्ट्रिक शॉक का हैजर्ड मौजूद है। हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक टूल्स पोज नाफिज करना, किस चीज पे आगे आना, पोज अ पोटेंशियल डेंजर बिकॉज दे मेक कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट विद द हैंड टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम शॉक, बर्न्स एंड electrocution। Tools must have a 3-wire cord with ground and be plugged into a grounded receptacle or be double insulated। आपने देखा होगा 3 वायर कॉर्ड जिसमें 2 तो पॉइंट उसके होते हैं
कि सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट क्या कर रहे होते हैं, वो तो ठीक है, जाके पॉइंट ऑन ऑफ के लिए उसको करंट पास करेंगे। थर्ड पॉइंट जो होता है बेसिकली वो ग्राउंडेड का होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो आएगी वायर के अंदर वो उसके ऊपर बर्डन नहीं डालेगी ना उस सॉकेट के ऊपर, बल्कि वो ग्राउंड में चली जाएगी, जिसके नतीजे में करंट वगैरह इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सकता है। पैनल बॉक्सेस हमारे पास आगे पैनल बॉक्सेस आर यूज्ड टू हाउस सर्किट ब्रेकर्स डेट ब्लॉक और आइसोलेट एनर्जी। पैनल बॉक्सेस आपने देखे होंगे अक्सर जहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं। पहले इनकी जगह फ्यूज हुआ करते थे, अब सर्किट ब्रेकर्स हैं जो जरूरत के मुताबिक ऑन ऑफ करके कोई भी काम एक्टिविटी वहां पर की जा सकती है। इंश्योर पैनल बॉक्सेस रिमेन क्लियर, लेबल ऑल सर्किट्स फॉर व्हाट दे कंट्रोल, लेबल पैनल बॉक्सेस फॉर व्हाट दे कंट्रोल, रिप्लेस सर्किट ब्रेकर्स विद ब्लैंक्स वन नॉट इन यूज। आप जब सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल नहीं हो रहे तो ब्लैंक्स की मदद से हम उनको फिलअप कर देंगे ताकि उधर से कोई भी ऐसी चीज सामने ना आए जो नुकसानदेह साबित हो। हैजर्ड एसोसिएटेड विद वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, के इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हुए हैजर्ड्स क्या हैं? स्टॉप ब्रीदिंग इज नॉट नेसेसरली डेड, ठीक हो गया। इसमें अब यह है कि स्टॉप ब्रीदिंग है थोड़ी देर के लिए तो उसको सीपीआर दें, ठीक है। सीपीआर देने के नतीजे में वो दुरुस्त हो सकता है, उसकी सांस बहाल हो सकती है। वेंटिलेशन शुड बी गिवन ओनली व्हेन द ब्रीदिंग हैज स्टॉप्ड। 7 out of 10 victims of electric shock were revived when artificial respiration, मतलब कि उनकी स्टॉप ब्रीदिंग हो गया, सांस रुक गया, इसके बावजूद 10 में से 7 लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मतलब खुद सांस दें, सीपीआर करें, तो ऐसे नतीजे में क्या होगा, वो बहाल हो जाते हैं। आफ्टर 3 minutes द चांसेस ऑफ रिवाइवल डिक्रीज। 3 मिनट के बाद अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उसका फायदा नहीं होगा, वो बहुत देर हो चुकी होगी। टर्निंग ऑफ द सप्लाई स्विच और बाय removing the plug from its receptacle, suspected electrical device may be pulled free of the victim कि विक्टिम को किसी भी इस तरह की चीज मौजूद होगी जिसकी वजह से उसको हम समझते हैं कि करंट लगा है या वो उसको मजीद खींच रहा है, तो उसको हम पुल्ड फ्री करेंगे उसमें से। अब इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी बिलो 1 milliampere जनरली नॉट परसेप्टेबल, मतलब पता ही नहीं चलता 1 milliampere। 1 milliampere होगी फेंट टिंगल, थोड़ी सी आपको फीलिंग आएगी। 5 milliampere के ऊपर स्लाइटली शॉक फेल्ट होगा लेकिन पेनफुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 6 to 65 जो मिलियम्पेयर्स हैं आपके, उसमें वुमेन को लगेगा तो पेनफुल शॉक होगा, जबकि मैन को 9 to 30 मिलियम्पेयर के ऊपर आपका जो है शॉक फील होगा। 50 to 150 मिलियम्पेयर एक्सट्रीम पेन, बहुत ज्यादा पेन होगी, रिस्पिरेटरी अरेस्ट, सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 1000 to 4300 मिलियम्पेयर, तो इसमें तो आपकी पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट सीज हो जाएगा, बिल्कुल दिल बंद हो जाएगा और आप मौत वाक़या हो जाएगी। और मौत तकरीबन फिर इसमें रिस्पिरेशन अगर 3 मिनट के अंदर दी जाए तभी सर्वाइवल, अदरवाइज बिल्कुल डेड। 10,000 मिलियम्पेयर कार्डियक अरेस्ट, दिल बंद हो जाएगा, स्फेयर बर्न्स, डेथ प्रोबेबल, और मौत वाक़या हो जाएगी ऐसी सूरत में। ये आज हमने डिस्कस किया था। अब कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर हैं। फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखते हुए मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगा, आप इसको देख सकते हैं लेक्चर के एंड में। इस तरह से ये फैक्ट्स एंड फिगर मैं पहले जिस तरह से बता चुका हूँ, ये फैक्ट्स एंड फिगर सेम नहीं रहते। सिर्फ और सिर्फ इनके दिखाने का, इनके बताने का मकसद जो होता है वो ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का जो इलेक्ट्रिसिटी का टेक्निकली चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी था और जिसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को, ये उसका पार्ट 2 था। आज का हमारा ओशा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पार्ट 2 का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बहुत जल्द किसी और लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।